हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक? सब लोग घर पे बैठ के एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर वैद्युति के पिछले लेक्चर तक हमने पढ़ लिया था कि कूलाम के नियम के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे और कुछ न्यूमेरिकल। तो अभी तक जो हमने स्थिर वैद्युति की पढ़ा वो था विद्युत आवेश, आवेश के गुण, कूलाम का नियम, कूलाम के महत्वपूर्ण बिंदु और न्यूमेरिकल्स जो कूलाम के बल के सूत्र पर आधारित है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है आपको दिख रहा है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत अब क्या होता है इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बताऊं, देखो अध्यारोपण का सिद्धांत में सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या है ये सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब है आवेशों के समूह के कारण परिणामी बल। अब बल हमें चाहिए, बिल्कुल आपको चाहिए बल परिणामी, वो भी समूह, आवेशों का समूह है यहाँ पर, तो आपको परिणामी बल निकालना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देखो, आप सपोज करें ये आवेश है Q0, इस पर मुझे चाहिए परिणामी बल Q0 पर, और ये आवेश अन्य आवेशों से घिरा हुआ है। तो ये Q1 आवेश मान लेते हैं, पहला आवेश है Q1, ठीक है, दूसरा आवेश हो गया Q2, तीसरा आवेश हो गया Q3, ऐसे कई आवेश हैं, Q3 भी हो गया, 4 Q4 होगा, 5वां Q5 होगा, मैंने Qn मान लिया, n की वैल्यू 4, 5, 6, 7 जितने भी मैं रख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो Q0 पर Q1 आवेश Q0 पर बल लगाता है। अब ये आपको पता है कि आवेशों के मध्य जो बल हमने पढ़ा कूलाम के नियम में, वो दो आवेशों के मध्य जो बल होता है, दो आवेशों के मध्य जो बल होता है वो अन्य आवेश की उपस्थिति से या अनुपस्थिति से उस बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब दो आवेशों का जो बल है वो K Q1 Q0 अपॉन R² होगा। अब इस बल, इन दोनों आवेशों के मध्य बल के लिए बात करें तो अगर ये आवेश Q2 या Q3 यहाँ पर हैं या नहीं हैं, इनके होने या नहीं होने से इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो Q1 आवेश Q0 पर बल लगाएगा, तो Q1 आवेश Q0 पर बल लगा रहा है, वो मान लेते हैं हम F1 बल लगा रहा है। ठीक है, F1 का मान आपको पता है K Q1 Q0 अपॉन R²। ठीक है, ये दूरी मैं R1 मान लेता हूँ। अब इसी प्रकार Q2 भी Q0 पर बल लगाएगा। अब Q2 और Q0 के आपस में जो बल लगेगा, ये तो आपस की अन्योन्य प्रक्रिया है, मतलब दो आवेशों के मध्य की प्रक्रिया है, मध्य का बल है। तो Q2 भी Q0 पर बल लगाएगा, वो उस बल का मान हो जाएगा F2 और दूरी क्या हो जाएगी R2। इसी प्रकार Q3 भी बल लगाएगा, उसका बल का मान मैं ले लेता हूँ F3 और मध्य की दूरी मान लेता हूँ R3 है। इसी प्रकार nवां आवेश जो है वो भी अपना बल लगाएगा Fn और दूरी को मान लेता हूँ मैं Rn। अब अगर देखें ध्यान से तो Q0 पर, क्योंकि हम बात Q0 की कर रहे हैं, अपने पास बहुत सारे आवेश यहाँ पर, किसी की भी बात कर सकते हो, तो एक उभयनिष्ठ आवेश आपको लेना पड़ेगा या जिस पर आपको परिणामी बल निकालना है उसी की बात हम करेंगे। हमने यहाँ पर निकालना है परिणामी बल Q0 पर। तो Q0 पर कितने बल लगे? Q1 ने लगाया F1, Q2 ने लगाया F2, Q3 ने लगाया F3, Q4 होता तो वो लगाता है F4, Q5 लगाता है F5, जितने भी बल लगे हैं उन बल, अब इस पर सब बल लग गए, तो फिर सब अगर बल लग गए तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है इस आवेश पर ये सारे बल लग रहे हैं, तो आपको अगर इस आवेश पर Q0 पर परिणामी बल अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे? सारे बलों को जोड़ दोगे। ठीक है, Q0 पर अगर आपको परिणामी बल चाहिए, टोटल बल चाहिए, तो सारे बलों को जोड़ना पड़ेगा। अब यूँ बोलने में बड़ा आसान लग रहा है कि सारे बलों को जोड़ लेंगे टोटल बल आ जाएगा, मगर यहाँ सारे बलों को जोड़ना मतलब योग जो होगा वो योग होगा सदिश योग। कौन सा योग होगा? सदिश योग। ठीक है, तो सदिश योग करना पड़ेगा। और सदिश योग हमने पढ़ा है 11वीं कक्षा में, 11वीं कक्षा के सदिश चैप्टर में हमने पढ़ा था सदिश योग, सदिश गुणन, सदिश गुणा, सदिश घटाना, सदिशों का योग, गुणा और घटाना, ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है, तो वही सदिश योग यहाँ पर आपके इस्तेमाल होने वाला है। राइट, तो अगर जो बच्चे सदिश योग अच्छे से जिनको आता है, उन बच्चों को तो यहाँ पर सदिश योग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर जिन्होंने 11वीं कक्षा में अच्छे से ध्यान से सदिश योग नहीं पढ़ा है उनको बड़ी परेशानी आएगी। उसके लिए मैं आपको सदिश योग कैसे करते हैं वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें अध्यारोपण के सिद्धांत की। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जो परिणामी बल आपको यहाँ पर मिलने वाला है, परिणामी बल, ठीक है, किस पर? Q0 पर। आप किसी पे भी निकाल सकते हो, फिर कह रहा हूँ किसी पे भी निकाल सकते हो। हमने यहाँ पे टारगेट बनाया Q0 को, तो Q0 पर परिणामी बल हमें चाहिए।
तो क्यू नॉट पर परिणामी बल चाहिए, तो आप क्या करोगे, जितने भी बल हैं उन सब बलों का सदिश योग कर दोगे। उन सब बलों का कौन सा योग कर देंगे, सदिश योग। ये F1 से लेकर F1n तक हमने सारे बलों को योग करके लिख दिया, और सबके ऊपर सदिश लगा हुआ इसलिए इसको सदिश योग कहते हैं। ठीक है, अब F1 का मान क्या होगा, K Q1 Q0 अपॉन R1 का स्क्वायर, और डायरेक्शन भी होती है, इस बल की दिशा भी होती है, तो R1 कैप लिख दिया मैंने। ठीक है, F2 के बारे में क्या लिखूंगा, F2 के बारे में लिखूंगा K Q2 Q0 अपॉन R2 स्क्वायर, और ये डायरेक्शन आ जाएगी R2 कैप। इस प्रकार आप तीसरा, चौथा, पांचवा सारे बलों को सदिश रूप में यहाँ पर लिख सकते हो। तो सारे बलों का सदिश योग करना ही आपका अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, और ये सभी सदिशों पर लागू होता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बल की, आगे कोई सदिश राशि आएगी तो वहाँ पर भी अध्यारोपण का सिद्धांत एज इट इज़ लग जाएगा। तो अभी अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आगे नेक्स्ट टॉपिकों में आपको इस सिद्धांत को लगाने में कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए बच्चों ध्यान से पढ़ना कि सदिश योग टोटल कैसे निकालते हैं, सदिश योग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है वो देखो। अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ें कि कूलाम बल में दो वस्तुओं के मध्य, कूलाम बल जो है दो वस्तुओं के या दो आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रिया है, अर्थात दो बिंदु आवेशों के मध्य विद्युत बल अन्य आवेशों की उपस्थिति या अनुपस्थिति से स्वतंत्र होता है। मैंने आपको बताया आसपास कोई आवेश उपस्थित हो या ना हो, उससे दो आवेशों के मध्य बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः अध्यारोपण का सिद्धांत मान्य है, अर्थात बहुत से बिंदु आवेशों के कारण एक आवेशित कण पर लगने वाला बल पृथक पृथक बिंदु आवेशों के कारण बलों के परिणामी के बराबर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सूत्र हमने लिख लिया था, ये हम लिख रहे हैं परिणामी बल, नेट बल। ठीक है, ये हम परिणामी बल लिख रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो ये नेट बल हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, नेट बल, तो इसको केवल F लिख लो, आप इसको हटा दो यहाँ से, F परिणामी बल। तो जितने भी बल होंगे वो यहाँ पर हम सदिश योग लिख लेंगे। ठीक है, अब जब कई आवेशों के बीच स्थिर वैद्युतिक अन्योन्य क्रिया होती है तो दिए गए आवेश पर लगने वाले कुल स्थिर वैद्युतिक बल अन्य पृथक पृथक आवेशों के द्वारा उस आवेश पर लगाए गए बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। तो ये बात हमने पढ़ी कि सभी बलों का हमें क्या करना है, सदिश योग। तो टोटल बल अगर आपको निकालना है तो सभी बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। सभी बल मतलब जो अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए हैं। ठीक है, तो हमने लिखा था देखो परिणामी बल K Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर, K Q2 Q0 अपॉन R2 स्क्वायर, ये Q2 Q3 अपॉन R स्क्वायर, R3 स्क्वायर है, और ऐसे ही n तक ये K Q0 Qn अपॉन Rn स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो बलों का आपको निकालना है तो यहाँ पर लिख लेते हैं F1, इसको अपन हटा देते हैं, यहाँ पर F1 लिख लो, केवल F1 है, फिर F2 है, फिर F3 है, और ये लास्ट में लिखा है Fn है। ठीक है, F1 F2, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, Fn हो गया। सारे बलों का क्या करना है, सदिश योग करना है। ठीक है, तो इसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अब हमें सदिश योग को सीखना पड़ेगा, कैसे सदिश योग करते हैं ये योग हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो देखो नेक्स्ट पेज पर हमें क्या करना है, सदिश योग निकालना है, परिणामी बल निकालना है। तो परिणामी बल F नेट लिखूँ या टोटल लिखूँ या परिणामी लिखूँ, ये की बात है। सदिश बलों का मैंने यहाँ पर योग लिख दिया, जितने भी बल हैं सबको योग करना है। ठीक है, अब सदिश योग जो हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा था और हमें जो लगाना है वो है दो सदिशों का योग। तो दो सदिशों का योग कैसे करते हैं पहले वो सीख लेते हैं, फिर आगे हम दो से अधिक सदिशों का योग करेंगे। तो सबसे पहले दो सदिशों का योग। अब इसमें देखो परिणामी बल जो आएगा, परिणामी बल का परिमाण जो होगा उसके लिए सूत्र जो आपने 11 में पढ़ा था, दो सदिश A और B लेकर 11 में पढ़ा था, उसका फॉर्मूला था अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। याद आया थोड़ा सा कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ये पढ़ा था 11वीं कक्षा में, जिसमें A सदिश और B दो सदिश थे और इनका योग होता है R। ठीक है, तो ये सूत्र था R के लिए, R बराबर था अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा
अब r क्या है, a और सदिश दोनों के, a और b सदिश के योग का परिमाण है। ठीक है, तो इस r को देखकर आपको याद आया होगा कि हाँ ये पढ़ा था सर 11th में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, परिणामी बल r की जगह लेना है परिणामी बल, r रिजल्टेंट है तो यहाँ पर रिजल्टेंट F नेट से लिखा, और a और b दो सदिशों को जोड़ते हैं, तो दो सदिशों को जोड़ते हैं, यहाँ पर हम दो सदिश कौन से ले रहे हैं, F1 और F2, तो a की जगह लेंगे F1 और b की जगह लेंगे हम F2, इसलिए हमारा फॉर्मूला बन गया F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही है, बस a और b की जगह हमने क्या ले लिया, बल। ठीक है, अगर वेग होता तो a और b की जगह हम वेग ले लेते v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, अगर त्वरण होता तो त्वरण लेते a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर। ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र होता तो विद्युत क्षेत्र ले लेते e1 स्क्वायर e2 स्क्वायर प्लस 2e1 e2 cos थीटा। तो जो भी सदिश राशियाँ होती हैं यहाँ पर हम ले सकते हैं। फिलहाल हम बलों का हम पढ़ रहे हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, तो हम लेंगे यहाँ पर सदिशों की जगह पर बल भी सदिश राशि है, तो हमें दो बलों को जोड़ना है, उसके लिए हमें ये सूत्र लगाना पड़ेगा। अब देखो आप, इसमें अलग अलग स्थितियाँ बनती हैं, अलग अलग स्थितियाँ मतलब जैसे पहली स्थिति है पहली स्थिति क्या है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री का मतलब दोनों बलों की जो दिशा है वो समान हो, दोनों बलों की दिशा समान हो। F1 लग रहा है उसी दिशा में F2 लग रहा है, या जिस दिशा में F2 लग रहा है उसी दिशा में F1 लग रहा है, तो आपका जो परिणामी बल आएगा F नेट, इसका मान आ जाएगा F1 प्लस F2, मतलब दोनों यहाँ पर सिंपल साधारण तरीके से जुड़ जाएंगे, और साधारण मतलब अदिश योग की तरह यहाँ सिंपल बीजगणित योग इनका हो जाएगा, क्योंकि इनके मध्य कोण कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, दूसरा केस, अब बल अलग अलग दिशा में हो सकते हैं, तो दूसरा केस ले रहे हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब एक बल पहला तो लग रहा है दाईं तरफ और दूसरा बल लग रहा है F2 बाईं तरफ। अगर दो विपरीत दिशा में बल लगेंगे तो इनके मध्य कोण होगा 180 डिग्री। तो विपरीत दिशा के बल अगर हुए, कोण हुआ 180 डिग्री, तो परिणामी बल का मान क्या हो जाएगा, परिणामी बल का मान हो जाएगा F1 माइनस F2, मतलब सिंपल सा यहाँ पर घटाया जाता है दोनों बलों को, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। ठीक है, तीसरा देखो, थीटा अब हम लेते हैं 90 डिग्री, दोनों बल एक दूसरे के लंबवत हैं, F1 और F2 एक दूसरे के लंबवत कार्य कर रहे हैं, तो परिणामी बल जो आएगा, नेट परिणामी बल, वो आ जाएगा अंडरवुड में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर ये 0 हो गया, बचा अंडरवुड F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आता है नेट परिणामी बल अगर 90 डिग्री कोण हुआ तो। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं 60 डिग्री कोण पर। अगर दो बलों के मध्य 60 डिग्री कोण है, पहला बल F1 और दूसरा बल F2, ये दो बल हैं और दोनों के मध्य कोण 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर लेंगे। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2, हाफ और 2 कैंसिल होने के बाद बचेगा F1 F2, तो ये बचा अंडरवुड F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2, ये होगा 60 डिग्री पर। और पांचवा जो हम लेंगे रिजल्ट, पांचवा जो स्थिति देखनी है वो 120 डिग्री पर देखनी है। ठीक है, दोनों बलों के मध्य कोण कितना है, 120 डिग्री, तो पहला बल इस तरह से लग रहा है, दूसरा बल इस तरह से लग रहा है, दोनों बलों के मध्य कोण कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री का बल लग रहा है दोनों के बीच में, F1 और F2 के बीच में 180 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये कोण आया 120 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू तो है 1/2, तो cos 120 की वैल्यू माइनस 1/2, तब परिणामी बल का मान क्या मिलेगा आपको, परिणामी बल का मान मिल जाएगा अंडरवुड में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस F1 F2। ठीक है, अगर ये रिजल्ट पहले से ही आपको ध्यान हो तो प्रश्न करने में थोड़ी आसानी रहती है, थोड़ा जल्दी हो जाता है, आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें एक स्पेशल केस क्या होता है। स्पेशल केस क्या है कि यदि दोनों बलों का परिमाण बराबर हो, F1 F2 दोनों बराबर हो एक दूसरे के,
पहला बल और दूसरा बल, दोनों बलों की हम गणना करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता लगेगा दोनों बलों का परिमाण तो बिल्कुल एक जैसा है। पहले बल का मान अगर 5 है और दूसरे बल का मान 5 आया, मतलब दोनों परिमाण में बराबर हैं। ठीक है, तो बराबर बल हो मगर उनके मध्य कोण तो हो सकता है दोनों बल बराबर हो सकता है वो दोनों समान दिशा में हो सकता है विपरीत दिशा में हो सकता है लंबवत हो। तो इन स्थितियों में उस समय आंसर क्या मिलेगा आपको, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं, देखो इसमें आंसर क्या मिलेगा आपको। पहला केस, थीटा 0 डिग्री है, बलों का मान समान है, दोनों बल जुड़ जाते हैं, F1 + F2 पता है आपको। तो अगर दोनों बलों का परिमाण समान है तो पहला भी F है दूसरा भी F है, तो आपका आंसर आएगा 2F। ठीक है, हम निकाल रहे हैं नेट बल का मान, और नेट बल का मान क्या आ जाएगा 2F। किस केस में, जब बलों का परिमाण बराबर हो और कोण उनके मध्य 0 डिग्री हो। तो नेक्स्ट केस में आप बताओ, थीटा 180 डिग्री है, दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, आंसर आता है इसका F1 - F2 और दोनों बलों का परिमाण कैसा है, समान है। तो फिर आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा इसका F1 - F2, दोनों का बल का मान बराबर है तो F - F क्या हो जाएगा 0। पहले केस में हुआ F + F 2F, दूसरे केस में क्या होगा F - F 0। तीसरे केस में बताओ 90 डिग्री पर √F1² + F2², दोनों की जगह F रख देते हैं, तो F² + F² क्या होगा √2F², और उसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा √2F। ठीक है, नेक्स्ट केस में देखो 60 डिग्री कोण पर यहाँ पर सब जगह F रख दें, F1 की जगह F² + F² + F², तो आंसर क्या आ जाएगा 60 डिग्री केस में आंसर आ जाएगा 3 बार F² आया तो √3F। ठीक है, देन आ जाओ फोर्थ केस हो गया 60 डिग्री। फिफ्थ केस में 120 डिग्री कोण हो, अगर दो बल समान हैं परिमाण में, उनके मध्य कोण 120 डिग्री है, तो आंसर जो आएगा √F1² F2² - F1 F2। यहाँ पर हम जब जैसे ही F पुट करेंगे F² + F² - F², तो F² F² - तो यहाँ पर रिजल्ट बनेगा आपका F। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट केस होता है फिफ्थ वाला 120 डिग्री केस में, कि जब दो बल समान मान के थे, समान परिमाण के थे, उनको जोड़ा भी सही 120 डिग्री पर, मगर आंसर क्या मिला, वापस से वही F। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सदिश योग यहाँ पर लगाना है। तो सदिश योग कैसे किया जाता है, इस इम्पॉर्टेंट सूत्र को हम यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंट सूत्र जो है आपका √F1² F2² 2F1 F2 cos θ, और ये इसके अलग अलग केसेस हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना ज़रूरी है, हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसके न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो ये सारा केस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स के साथ। तो न्यूमेरिकल्स से पहले आपको ये पूरा स्थिति, पूरे केसेस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ।